हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित था। हाथी गुफा अभिलेख जो था ये खारवेल शासक थे, उनसे रिलेटेड है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के प्रसिद्ध राजा थे ये खारवेल, जिनसे ये संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ के थे? कलिंग। और कलिंग इसमें वर्तमान में अगर हम देखें तो ये उड़ीसा राज्य जो है उसके आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। उड़ीसा का उदयगिरी की गुफा में स्थित है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ये हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, राजा के खारवेल के विजय, धार्मिक कार्य और प्रशासनिक उपलब्धियों का इसमें उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो शहर है वो इसी के द्वारा बसवाया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा। तो उसमें बहुत सारे इसने इमारतें बनवाई थी, लेकिन इनमें से बताना है कौन अकबर ने जो है उसमें नहीं बनवाया था। जैसे कि जोधा भाई का महल, तो ये तो फतेहपुर सीकरी में ही है और इसी के द्वारा अकबर के ही द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बनवाया गया था। इसके बाद इसमें तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल, ये सभी फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत मिल जाएंगे। और जो मोती मस्जिद है, ये मोती मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, दिल्ली। इसका निर्माण जो है मोती मस्जिद का औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, औरंगजेब ने करवाया था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जो कि औरंगजेब ने करवाया था, मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं चारों, वो सब क्या है? अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में जो मोती मस्जिद है एक, वो शाहजहां ने निर्माण करवाया था। तो दो मोती मस्जिद है, एक तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, और एक दिल्ली के अंदर जो है स्थित है, दिल्ली स्थित है मोती मस्जिद, उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। बाकी आगरा का किला भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया। ठीक है, इलाहाबाद का किला जो है उसको भी अकबर के द्वारा ही निर्माण करवाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन है या कौन था इनमें से? तो उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। आंसर ए पार्ट हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुआ था तथा 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन या फिर इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम जो है स्वतंत्रता का संग्राम था, ये अंतिम महालड़ाई थी। और ये इसके पहले क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया जो असफल हुआ, और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीयों के अपने छले जाने का एहसास हुआ, और 14 जुलाई 1942 के वर्धा में जो है कांग्रेस कार्य की समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, और वहीं पे जो है नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था, जिसको थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो कैबिनेट मिशन जो क्रिप्स मिशन था वो असफल हुआ, इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। चलिए, सीमांत गांधी का वास्तविक नाम क्या है? ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर हो जाएगा। अब लेखपाल के एग्जाम में यहाँ जफ्फार लिखा था, इसलिए इसमें आंसर क्या माना गया? ननाब्दी। ठीक है, तो ये सब शब्द को भी आप लोगों को ध्यान में देना है, क्योंकि 5वां ऑप्शन रहता है, इसलिए शब्द को भी ध्यान में रख के चलना है।
खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? ये कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 79 याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हता नहीं होंगे? तो नागरिकता संशोधन नियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन सुमेलित है, ये बताना है। ठीक है, पहला है उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 136, उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त से अपील अनुच्छेद 133, केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार अनुच्छेद 32, राज्यपाल को अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुच्छेद 123। इसमें से कौन सा सही सुमेलन किया गया है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो तीसरा वाला जो सही है, केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार अनुच्छेद 32, बाकी इसमें सारे से गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 का 1 नागरिकों के संविधान के भाग 3 का द्वारा प्रदत्त अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्रवाई द्वारा प्रचलित करने का अधिकार गारंटी देता है। बाकी उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता संबंधी प्रावधान जो है वो किस में है? तो 143 में है, 143 में है अनुच्छेद। ठीक है, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त से अपील का उल्लेख 136 में किया गया है। विशेष अपील किस में है? 136 में है। ठीक है, और इसके अलावा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 213 में किया गया, ना कि 123। तो इस तरीके से ये था। आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो उनसे एलिजिबिलिटी है वो दिया गया है 58 अनुच्छेद में। आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल प्रणाली संक्रमणीय पद पद्धति के द्वारा होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया। तो यहाँ राइट आंसर बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कर ग्राम पंचायत के द्वारा इसमें से लिया जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर। तो वस्तु एवं सेवा कर नहीं होगा, क्योंकि ये तो जीएसटी है जो कि भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है। स्थानीय मेला पर कर, ये जो है ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? इसमें से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता क्या होती है? यहाँ पे साल भर वर्षा होती है, तो उसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, कभी मौसम यहाँ पे शुष्क नहीं होता, तो इसलिए इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। हिमानी दिया गया है और उनसे संबंधित नदियाँ दी गई हैं, जैसे कि सतोपंथ। सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है इनमें से? तो सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से अगर देखें तो गंगोत्री हिमनद से यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। मिलाम या मिलाम जो है अब हिमानी से, मिलाम हिमानी से गौरी गंगा निकलती है और नामिक से जो है पूर्वी रामगंगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये मिलान करने से रिलेटेड था। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया गया? ठीक है, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास की बात करेंगे तो ये किया गया था रूस के सहयोग से। आंसर सी हो जाएगा।
ये बोकारो कहाँ पर है? तो झारखंड में स्थित है, ठीक है। बोकारो स्टील संयंत्र कहाँ है? झारखंड में स्थित है। और रूस के सहयोग से जो है तीसरी पंचवर्षीय जब चल रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 थी, और तो उसी के मध्य में जो है ये 1964 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। लावा मृदा पाई जाती है सामान्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है लावा मृदा? लावा मृदा सामान्यतः महाराष्ट्र में मिलता है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है? अगर एशिया महाद्वीप के बाहर देखते हैं तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है माउंट एकांकागुआ। आंसर सी हो जाएगा, माउंट एकांकागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। तो सी पार्ट बिल्कुल राइट है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो नैनो टेक्नोलॉजी मिशन का स्थापना की बात करेंगे तो ये हुआ था शुरुआत इसकी मई 2007 से, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, मई 2007। चलिए फर्मेंटेशन के मुख्य रूप से कौन सा जीवाणु उपयोग होता है फर्मेंटेशन में? फर्मेंटेशन में मुख्य रूप से फर्मेंटेशन क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लैक्टोबैसिलस, ठीक है, एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो मुख्य रूप से दूध को दही बदलने में और अन्य पदार्थ जैसे कि अचार हो गया, ठीक है, इसके किण्वन में उपयोग किया जाता है। चलिए जेनेटिक कोड सार्वभौमिक क्यों कहलाता है? जेनेटिक कोड की अगर बात करेंगे तो इसलिए कहा जाता है सार्वभौमिक, क्योंकि ये एक विशिष्ट कोड लगभग सभी जीवित प्रजातियों में एक ही अमीनो एसिड के लिए जो है संकेत देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लगभग सभी जीवों में क्या होता है? समान होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है, यूनिवर्सल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, ठीक है। ये क्या है? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इसरो का एक व्यवसायिक घटक है जिसकी स्थापना 1992 में किया गया था, ठीक है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी है जो अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का संचार उपग्रह इनसैट 3E वर्ष 2003 में निम्नलिखित में से कहाँ से छोड़ा गया था? इनसैट 3E वर्ष 2003 में निम्नलिखित में से कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये जो इनसैट 3E एक संचार उपग्रह है जो कि ये फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था 28 सितंबर 2003 को, ठीक है, 2003 को। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है। उच्च पूंजी या पूंजी उत्पाद अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इकाई उत्पादन है तो आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। तो जब किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक होता है तो इसका अर्थ होता है कि उत्पादन प्रक्रिया कम दक्ष है। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है किसमें तरीके से, किस प्रकार पाई जाती है? कृषि उत्पादों की मांग जो होती है स्थायित्वहीन अर्थात लोचहीन पाई जाती है। किस प्रकार की होती है? अनसस्टेनेबल, सो इंग्लिश में कह सकते हैं, सी ऑप्शन हो जाए। जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक जो है क्या है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? अत्यधिक पैदावार की स्थिति में भी किसानों को कुल लागत की तुलना में कम लाभ प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? वाणिज्य प्रपत्र मतलब कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स जो होता है ये कॉरपोरेट जो निगम उद्योग है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है? साख का स्रोत होता है। कॉमर्शियल पेपर जो होता है असुरक्षित अल्पकालिक ऋण साधन होता है जो कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा अपनी कार्यरत पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में उत्प्राही द्रव्य यानी कि हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में किया जाता है? हॉट मनी शब्द जो है ये किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो भारत में ये विदेशी जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है,
हॉट मनी शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी के संदर्भ में करा जाता है। हॉट मनी से तात्पर्य है धन के उस स्रोत से होता है जो अधिक लाभ या ब्याज प्राप्ति के उद्देश्य से अति अल्प समय में ही एक देश से दूसरे देश को प्रवाहित हो जाती है। सिंगरौली सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो 2 जिलों में विस्तारित है। ठीक है, एक तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश भी सही हो सकता है। अब इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसमें सिंगरौली, विंध्याचल और रिहंद है। सिंगरौली तथा रिहंद का संबंध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से, जबकि विंध्याचल संयंत्र जो है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। ऐसे भी तो ये सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम क्या है वर्णन करता है। ग्रीन वॉशिंग शब्द क्या है? ग्रीन वॉशिंग शब्द जो है ये क्या है? मिथ्या रूप से प्रभाव व्यक्त करता है कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अंतुर इको फ्रेंडली और पर्यावरण रूप के उपयुक्त है, तो उसको कहा जाएगा ग्रीन वॉशिंग। तो ये ए पार्ट जो है इसको जो है जस्टिफाई करता है, तो आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, दिया गया जीवों के निम्न प्रकारों का विचार जो है प्रकारों पर विचार व्यक्त कीजिए। कोपेआइड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनीफेरा। उपयुक्त जीव में से कौन से जीव महासागर की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं, ये बताना। ठीक है, इसमें से प्राथमिक उत्पादक कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक उत्पादक की बात करेंगे तो इसमें साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, साथ ही साथ डायटम भी हो जाएगा, यही 2 हैं, तो आंसर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 2 और 3 साइनोबैक्टीरिया और डायटम ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक हैं। ठीक है, क्या है? प्राथमिक उत्पादक हैं। ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वहीं अगर देखा जाए कोपाइड क्या है और फोरामिनीफेरा क्या है, तो ये क्या है? उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कीवी क्या है? कीवी 28 कीवी क्या है? कीवी अगर बात करेंगे इनमें से बताना है ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अनुसार कीवी की बात करेंगे तो उड़न अक्षम पक्षी जो फ्लाइटलेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला जानवर है कीवी, नाम है उसका, और ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, तो यही ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल यानी ऑर्गेनिक ओरिजिन का है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पे जो जैविक मूल है वो है मूंगा, कोरल जिसको कहते हैं। ये छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं जिनमें सुचारू रूप से जो है जैविकीय पोषण की प्रक्रिया जो है संचालित होती है। तो पारिस्थितिकी की दृष्टि से जो है ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वर्तमान में ये ग्लोबल वार्मिंग पर इनका जो है प्रतिकूल जो है इस पर प्रभाव पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के समीप जो कोरल सागर है इसमें स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, ये भी याद रखिएगा। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शहरी केंद्रों जैसे कि ग्रीन बेल्ट, पार्क, सड़क किनारे रास्ते में और उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों का पालन और प्रबंधन क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है अर्बन फॉरेस्ट्री यानी शहरी वानिकी इसको कहते हैं एक शब्द में, तो आंसर बी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा शब्द किसे शामिल किया गया है? आपदा शब्द में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा शब्द में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए 2005 के तहत अगर देखा जाए तो प्राकृतिक कारणों के उत्पन्न वाली आपदाएं तो बिल्कुल इसमें सम्मिलित है। ठीक है, आपदा से तात्पर्य क्या है? ऐसी गंभीर घटना, दुर्घटना या संकट से होता है जो प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होता हो। तो उसमें प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदाएं हैं, मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न वाले आपदाएं भी होती हैं, दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदाएं भी होती हैं, तो सभी होती हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी।
जैसे जैसे भूकंप है, ये प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, ठीक है, चक्रवात हो गया, सूखा पड़ गया, भूस्खलन हो गया। मानव निर्मित आपदाओं में जैसे कि औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे एक याद करें भोपाल गैस त्रासदी थी, तो ये क्या था, औद्योगिक दुर्घटना थी। रासायनिक या गैस का रिसाव, भोपाल गैस जो रिसाव हुआ था, ठीक है, गैसी रिसाव हुई थी वहाँ पे। बांध का टूट जाना, महामारी फैलना, ये सभी क्या है, ये मानव निर्मित जो है आपदाएं हैं। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, एनडीएमए का पूरा नाम क्या है? एनडीएमए, एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, समान भूकंप तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान भूकंप तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को बात करेंगे तो उसको आइसोस्मल यानी कि सम भूकंप रेखा कहते हैं। समान भूकंप तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहेंगे। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कथन एक और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है यहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र का विविध अवयव होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बनता ही एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, तभी वो पारिस्थितिक तंत्र बनता है। यहाँ पे नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कथन इसका गलत है। कारण क्या दिया गया है? कारण दिया गया है मानव क्रियाओं से वातावरण क्या होता है, प्रभावित होता है। तो बिल्कुल वातावरण प्रभावित होता है, तो यानी कि कथन गलत है, कारण सही है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र इनमें से कहाँ पर है? तो हो जाएगा आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन, गोवा में है। गोवा का एक द्वीप है जिसका नाम है चोराव द्वीप। चोराव द्वीप जो है क्या है, पूर्णतः संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। तो ये ध्यान धरिए, कक्ष वनस्पति यानी कि मैंग्रोव उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल के उगने के होने वाले वन होते हैं, जो जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। और जो तीव्र लहरें आती हैं तो उनसे क्या होती है, तट की रक्षा भी करते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन जो है मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है, तो मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम बात करेंगे तो ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, महत्वपूर्ण मिशन है। क्वेश्चन नंबर 37, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, शेर है जो कि पहियों से बना हुआ है। चलिए, 3D प्रिंटिंग तकनीक को द्विअनुपयोगी को कहा जाता है। जो 3D प्रिंटिंग तकनीक है इसको डुअल टेक्नोलॉजी या डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, केवल हथियार और मेडिकल इम्प्लांट ये दोनों बना सकती है, तो इसीलिए इसको डुअल यूज टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की है? ठीक है, सतह से सतह मार करती है पृथ्वी मिसाइल या फिर सतह से हवा? तो पृथ्वी मिसाइल जो है वो सतह से, सरफेस टू सरफेस मार करती है, कम दूरी की मिसाइल है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी में फायर एंड फॉरगेट क्षमता वाली प्रमुख मिसाइल कौन सी है? भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी में फायर एंड फॉरगेट वाली क्षमता, दागो और भूल जाओ उसको कहते हैं, तो वो नाग होगा। आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर समन्वित हमले किए, जिसमें ईरान के किस सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आयतुल्लाह अली खामिनेई, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कौन सी राष्ट्रीय लेखा अनुमानों की नई श्रृंखला जारी की है? तो नई श्रृंखला का नाम क्या है, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो वो है वार्षिक और त्रैमासिक, ये दोनों। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत का आधिकारिक दौरा किया, जिसे 2023-24 के राजनयिक तनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों में एक रणनीतिक पुनर्व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। वह कौन से होंगे? तो वह होंगे मार्क कार्नी। कौन होंगे? मार्क कार्नी। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया?
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को हर वर्ष। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा 8 मार्च को। ठीक है, इसका थीम क्या था? अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए इसका जो है थीम रहा था। मार्च 2026 में राष्ट्रीय बॉर्बी दिवस कब मनाया गया? मार्च में ही मनाया गया। कब मनाया गया? तो 9 मार्च को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 मार्च को ये मनाया गया। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया गया व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? अगर व्यवसाय संबंधी पत्र है तो उसमें हम संबोधन किस वाक्य से शुरू करेंगे? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए व्यवसाय संबंधी पत्र जो होता है वो औपचारिक पत्र होता है पहले तो इसमें हम महोदय शब्द से शुरू करते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महोदय। क्वेश्चन नंबर अगला, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या होते हैं? तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो उन्हें निरानुनासिक शब्द स्वर कहा जाता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। निरानुनासिक स्वर के उच्चारण में वायु क्या होती है? मुख से साथ साथ नाक से भी निकलती है, लेकिन नाक से कम निकलती है। सॉरी, निरानुनासिक शब्द है जिसमें केवल मुख से निकलती है, और अनुनासिक स्वर होता है जिसमें उच्चारण के साथ साथ मुख के साथ साथ नाक से निकलती है, तो उसको अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, दोनों में निरानुनासिक और अनुनासिक, दोनों क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में समास की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसमें अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन में ना होने से ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, संस्कृत सब भाषा के हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन होने वाले शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है, और परिवर्तन हो जाए तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए, गलत शब्द बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें रचयिता शब्द जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र वाक्य, इस गांव का जो प्रधान है वो अच्छा आदमी नहीं है। उपयुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? इसका ये मिश्र वाक्य दिया गया है, अब इसका हमें सरल वाक्य बताना है। तो इस गांव का प्रधान क्या है? अच्छा आदमी नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी प्रश्न में अगर हम देखें तो पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सभी वाक्यों में क्या है? अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति दिया गया, इसका सही अर्थ बताना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, इसको हम कहते हैं लोकोक्ति में आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये खाने पीने की चीज़ में अगर हम देखें तो सामान्यतः स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन दही यहाँ पे क्या है? दही पुल्लिंग है, क्योंकि अपवाद स्वरूप है। ठीक है, बाकी रोटी, दाल, खीर, ये सब क्या है? आपका जो है स्त्रीलिंग है। बिजली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? विद्युत होगा। ठीक है, चंचला भी होगा, आभा नहीं होगा, आभा नहीं होगा। ठीक है, जबकि आभा की बात करेंगे तो किसका पर्यायवाची है? ज्योति का पर्यायवाची, ज्योति का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अब आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन है। 8 बिट लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? 8 बिट लंबाई वाले जो शब्द होता है, 8 बिट शब्द लंबाई वाला एक माइक्रो प्रोसेसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 एक साथ अगर प्रोसेस करेगा तो 8 बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो बी पार्ट हो जाएगा इसका 8। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है क्या, पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। तो इसमें से अगर हम देखें तो मेन फ्रेम जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता, बाकी पाम टॉप,
लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सभी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व यहाँ पे देखें तो डेटा सिक्योरिटी का होता है। चलिए, प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? प्रोलॉग सोर्स जो फाइल है उनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उनका एक्सटेंशन होता है .pl, याद रखिएगा .pl। USB 2 तकनीक को है, इसका रा थ्रूपुट कितना होता है? USB 2.0 की अधिकतम सिग्नलिंग जो होता है दर वो 480 MB/सेकंड होता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम जानते हैं, अगर डाटा है, डाटा स्टोरेज अगर हम बात करें सर्वर और इंटरनेट पर करा जाता है तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ICT का क्या तात्पर्य है? ICT जो होता है इसका तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, FQDN का फुल फॉर्म पूछा गया है। FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 73, तो ये होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। आंसर बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। 74 का आंसर क्या है? संक्षिप्त की मतलब शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब के लिए किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो शिफ्ट प्लस टैब अगर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रयोग किया जाता है विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। ठीक है, मूव बैकवर्ड जो है थ्रो द ऑप्शन। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर जो है क्लिक करा जाता है? कौन से मेनू में आपको हेडर और फुटर मिल जाएंगे? तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर डालने गए तो विकल्प में इंसर्ट विकल्प जाते हैं, इंसर्ट मेनू पर क्लिक करते हैं और वहीं पर हमें हेडर और फुटर मिलता है। ठीक है, इंसर्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। मेल मर्ज किसका घटक है, मतलब किसका कंपोनेंट है? मेल मर्ज जो होता है ये किसका कंपोनेंट होता है? तो ये MS वर्ड का होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं होती? MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर यहाँ पे हम देखें तो डिलीट द वर्कशीट हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट द वर्कशीट जो होता है ये क्या होता है? इसके संचालन की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि वर्क जो सीट है प्रोटेक्ट है। अब प्रोटेक्ट है, सिक्योर्ड है, तो उसको डिलीट नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? इसमें से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी में कैश का लेन देन होता है, कैश के माध्यम से, तो ये तो होगा नहीं ऑनलाइन। कैश बिफोर डिलीवरी ये भी नहीं होगा। डिमांड ड्राफ्ट ये भी नहीं होगा। नेफ्ट होगा। ठीक है, नेफ्ट होगा, जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, जो कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र का तरीका होता है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यानी कि गवर्नमेंट OS के रूप में भी इसको जानते हैं, और ये जो है 1996 में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए शुरू में जो है पाम इंक द्वारा विकसित एक बंद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, रियल टाइम है, किसका है? तो ये जो है सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग के लिए उदाहरण होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो वो है शेल। ठीक है, शेल जो होता है वो कर्नेल और यूजर के साथ जो है क्या करता है? घटक करने के लिए प्रदान करता है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक है जो यूजर्स के साथ जो है इंटरेक्ट करता है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक यूजर के इंटरफेस होता है जो संबंधित कार्यों को करने के लिए यूजर से एक कई तरह के कमांड को स्वीकार करता है। चलिए, अब यूपी स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें हो जाएगा सी पार्ट, NH2, जिसकी कुल लंबाई 752 किलोमीटर है। ये दिल्ली से लेकर कोलकाता तक था। अभी अगर देखें तो भारत का सबसे लंबा हाईवे NH44 है। ठीक है, लेकिन प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से संबंधित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रायबरेली में स्थित है।
ठीक है। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में, तो यही हो जाएगा। बाकी और इसमें से वेदांगल जो दिया गया है ये तमिलनाडु में है। घट प्रभा पक्षी अभयारण्य की बात करें तो कर्नाटक में है। और इसके अलावा जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु है? इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु का नाम है दलदली हिरण। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दलदली हिरण, जिसे बारहसिंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बारहसिंगा। तो ये राज्य पशु है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। राज्य पक्षी की बात करेंगे तो सारस अथवा क्रॉन्च, सारस अथवा क्रॉन्च याद रखिएगा, पूछे गए हैं सभी एग्जाम में। ठीक है। और राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो पलाश, या फिर उसको कह देते हैं टेंसू, टेंसू। ठीक है, पलाश या टेंसू। राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? तो अशोक है। ठीक है। राजकीय खेल अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का तो हॉकी हो जाएगा। हॉकी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको याद होना चाहिए कि हॉकी से संबंधित हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? यहाँ पे बैराज के नाम दिए गए, यहाँ पे कानपुर के बताना है कौन सा स्थित हो। कानपुर में गंगा नदी कानपुर किनारे बहती है, वहीं पर लवकुश बैराज का निर्माण है किया गया है, तो लवकुश बैराज हो जाएगा ए पार्ट। ये इसका निर्माण हुआ था 2006 में पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 85। 1856 में डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप क्या हुआ? तो अवध पर जब 1856 में डलहौजी ने कब्जा कर लिया कुशासन का आरोप लगाकर, तो 1857 विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ था। तो यही एक कारण नहीं था, और अन्य कारण थे, लेकिन ये भी जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको ब्रिटिश राज में मिलाना भी एक उनमें से एक कारण था। चलिए 86 देखते हैं। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिताशीलता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे उसका प्राथमिक उद्देश्य 14 से 35 वर्ष की आयु के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका मेन उद्देश्य है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 87 है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया देश से संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के किस पात्र से हुआ? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए बोला है इसमें। तो मंदोदरी का विवाह सभी को पता है, रावण से हुआ था। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या रहता है? बटेश्वर मेला क्यों लगता है या लगता है, तो फिर उसमें उसका जो है फोकस किस पर रहता है? ठीक है, बटेश्वर मेला। तो यहाँ पे बटेश्वर मेला क्या हो जाएगा? जो आगरा के समीप लगता है, नवंबर में आयोजित होता है, तो वो है खरीद और बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए जो है पशुधन के साथ पशु मेला होता है, इसीलिए ये फेमस है। आंसर डी पार्ट बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? राज्य पूछा जा गया है तो 8 हो जाएगा। अगर राज्य प्लस यूटी पूछा जाता है तो 9 हो जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, 8। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? घड़ियाल के संरक्षण के प्रयास किस अभ्यारण्य के तहत किया जा रहा है? तो नेशनल चैम्बल सेंचुरी जो है अभ्यारण्य है। ठीक है, जहाँ पे घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी किनारे स्थित है। तो बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है? तो ये गंगा नदी प्रदान करती है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की कौन सी धाराएं नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है? तो वो है सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 40 तक। 35 में क्या है? निर्वाचक नामावली के प्रारूप और प्रकाशन के बारे में बातें कही गई हैं। 36 में मतदाता सूची के नाम शामिल करने से आवेदन करें, इस तरीके से बातें इसमें कही गई। ठीक है, 40 में हम क्या कर सकते हैं? मतदाता सूची में संशोधन कर सकते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिलावन मंदिर स्थित है? कोकिलावन मंदिर कहाँ पड़ता है? तो मथुरा में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? घने जंगल के बीच में स्थित है, मथुरा जिले में पड़ता है। ठीक है, इसी घने जंगल के कारण ही इसका नाम जो है कोकिलावन पड़ा है। ठीक है, ये किस प्रकार का मंदिर है? तो शनिदेव का मंदिर है, ये भी ध्यान में रखिएगा।
चलिए, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, भदोही की बात करेंगे तो ये आपका कालीन निर्माण यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालीन निर्माण इम्पॉर्टेंट है, कालीन नगरी के नाम से भी जानते हैं इसको, भदोही को, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 95 देखते हैं, यहाँ पे मिलान करने से संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है, कथन दिया गया और शासक दिए गए हैं उसके। चौथी बौद्ध संगीत, चौथी या चौथा बौद्ध परिषद जो हुआ किसके शासक के में हुआ था? तो चौथा बौद्ध परिषद हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त वंश का संस्थापक क्या नाम क्या था? तो श्रीगुप्त था। भारत का नेपोलियन जो है किसको संज्ञा दिया जाता है? तो समुद्रगुप्त को दिया जाता है। फाहियान ने भारत जब दौरा किया तो उस समय राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो इस प्रकार यहाँ पे मिलान से रिलेटेड था, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है? कुल सीटों का कितना हिस्सा जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 96 की बात करेंगे तो ए पार्ट 1/3 सीटें। ठीक है, 1/3 सीटें क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री कौन सी है? पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोकप्रिय सामग्री कौन सी इसमें से? पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल किया जाना लोकप्रिय सामग्री जो है कडप्पा पत्थर, सोप स्टोन, संगमरमर, ये सभी हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। यूपीएसडब्ल्यूसी की शासकीय संरचना क्या है इसमें से? यूपीएसडब्ल्यूसी की शासकीय संरचना की बात करेंगे तो केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित है ये। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था लखनऊ में 2018 में। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, और ये 2018 में हुआ था, जो कि ये पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन था। तो आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संस्थान दिया गया और किस जिला में स्थित है, इस तरीके से दिया गया। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, जो कि कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है कानपुर जिले में। ए का हो जाएगा सी। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1936 में किया गया था। भातखंडे संस्कृत विद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? 1926 में, और ये लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, 1926। इसके बाद मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करेंगे तो ये प्रयागराज में स्थित है, और 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। प्रयागराज हो जाएगा 3 का डी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो बरेली में स्थित है। ठीक है, बरेली में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली में स्थित है। चलिए, तो यहाँ पे मिलान से रिलेटेड था और इसको मिलान किया गया, यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। और आज का वीडियो में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।